साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन आरटीपीपी नियम 32 पर। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के नियम 32 पर पार्ट 2 के रूप में साथियों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, पार्ट 1 में मैंने आपको नियम 32 के बारे में बताया था कि आरटीपीपी नियम 32 दिखने में तो सबसे छोटा है लेकिन है सबसे बड़ा नियम। ये दिया गया है केवल 2 लाइन में, परंतु ये इतना विस्तृत है कि करीब 20 से 25 पेज के अंदर ये आपको मिलेगा। तो मैं आज आपको उसी के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि साथियों, नियम 32 में कहा गया है कि अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन किया जा सकता है। तो साथियों, इसकी भाषा आप देखें, अधिसूचित अभिकरण ये क्या चीज़ होती है, क्या है, नहीं है, तो इसी पर साथियों अपन चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि आप डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, इसको साथियों टुकड़ों में आप देखेंगे तो ही आप समझ सकेंगे। यहाँ डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट मतलब सीधे ही जा करके सामग्री क्रय करना, ठीक है, कोई सामग्री उपापन कर सकते हो डायरेक्ट सीधे जाके। तो इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम नोटिफाइड एजेंसी, जो नोटिफाइड एजेंसी दी गई है उनसे जाकर के आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो इसी पे साथियों अपन चर्चा करेंगे। नियम 32 में साथियों 2 चीज़ पे चर्चा करेंगे, ये क्या है और इसमें कौन कौन सी शर्तें दी गई है, तो इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। नियम 32 ये कहता है साथियों कि उपापन संस्था, ठीक है, जो भी उपापन संस्था होती है वह बिना बोली के, निविदा के, टेंडर के, जिसको आपको जैसी भाषा अच्छी लगती है आप उसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है, उपापन संस्था बिना किसी बोली के, निविदा के, टेंडर करके क्या कर सकती है, अधिसूचित अभिकरणों से नोटिफाइड जो एजेंसी होती है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई है, उनसे डायरेक्ट क्या कर सकती है, उपापन कर सकती, उपाप्त कर सकती है, खरीद सकती है, क्रय कर सकती है या उपापन कर सकती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उसकी भाषा शायद अब आप जब इसको आरटीपी में नियम 32 देखेंगे तो शायद अब आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको सामान्य भाषा में नियम 32 को ये माने कि आपको कुछ भी नहीं करना, कि सीधे ही दुकान पे जाना, सामग्री लेनी है। लेकिन वो दुकान जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है। वो दुकान सामान्य दुकानें नहीं होती है, वो अलग अलग दुकानें हो सकती है, वो कोई संस्था हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आपको सामान्य भाषा में मैंने बता दिया कि आपको जा करके ये नियम 32 यही कहता है कि आप जाओ और सामान खरीद लो। लेकिन अब इसमें कुछ शर्तें दी गई है साथियों। अधिकांश में क्या है कि कुछ में तो आपको ये मिल जाएगा कि आप केवल 50,000 तक का सामान खरीद सकते हैं या 1 लाख तक का सामान खरीद सकते हैं, परंतु कुछ में नहीं मिलेगा। अधिकांश में आपको ये नहीं बताएगा कि कितनी सीमा तक आपको खरीदना है। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला होता है। तो लेकिन यदि आपने इसकी शर्तें पढ़ी होगी तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि कितने का खरीदना है, कब नहीं खरीदना, क्या करना आपको। तो इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले तो है, पहली शर्त जो इसमें रखी गई है वो ये कहा गया है कि जो उपापन संस्था होती है उल्लेखित तालिका की एजेंसी हो, अर्थात जो तालिका दी गई है नियम 32 के तहत, उसके अंदर जो भी एजेंसी दी गई है, तो आप इसको एजेंसी बोल सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी कुछ दिया गया है, उनसे क्या करना होगा, आपको याचना करनी होगी साथियों, सॉलिसिट करनी होगी, या आप कोई समर्थन मांग सकते हैं या कोई सहायता मांग सकते हैं, ठीक है, इन एजेंसियों से। और यदि आपको आवश्यकता प्रतीत हो तो आप क्या करेंगे साथियों, सद्भावपूर्ण बातचीत करेंगे, इट मीन्स नेगोशिएट करेंगे। तो जहाँ तक हो सकता है, यदि आपको सामग्री अधिक मात्रा में लेनी है, अधिक अमाउंट की लेनी है, तो आपको नेगोशिएशन करना ही चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। नेगोशिएशन में क्या होता है साथियों कि जो वो रेट बता रहा उससे आप के अधिकारी उपापन संस्था द्वारा क्या किया जाए, उस रेट को तोड़ा जाए, उससे कम में सामग्री ली जाए। तो इस प्रकार से उनसे नेगोशिएशन करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहा गया है साथियों, इसमें बिंदु संख्या 2 में ये कहा गया है
कि उपापन संस्था खुली प्रतियोगिता पद्धति से उपापन कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि साथियों, ये आपको बॉन्ड नहीं करता है कि आपको इसी से ही सामान लेना है, जो तालिका दी गई है वहीं से ही उसी एजेंसी से उसी शॉप से सामान लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि यहाँ कि आप ओपन टेंडर कर सकते हैं, और आरटीपीपी में ओपन टेंडर के बारे में कहा गया है कि सबसे सर्वमान्य पद्धति अर्थात सबसे बेस्ट पद्धति जो होती है वो होती है ओपन पद्धति, खुली प्रतियोगिता पद्धति होती है साथियों। अब बात करेंगे साथियों पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे अपन बात करेंगे कि जो एजेंसियां होती है साथियों, ठीक है, वो एजेंसी जब भी कोई भी उपापन करेगी तो 2 चीज़ का ध्यान रखेगी, एक तो वित्तीय शक्ति का और एक बजट का। ये वित्तीय शक्ति क्या होती है? जो पावर ऑफ शेड्यूल होता है साथियों, जो पावर होता है, जो शक्तियाँ होती है, वो आपको जीएफ फंड आर देखना पड़ेगा साथियों। जीएफ फंड आर का पार्ट 2 होता है, ठीक है साथियों। जीएफ फंड आर के पार्ट 2 में कुछ शक्तियां दी गई है समस्त डिपार्टमेंट के बारे में कि किस किस को, बहुत से डिपार्टमेंटों को दी गई है, कुछ वैसे भी शक्तियां दी गई है बिना डिपार्टमेंट के भी उनके अधिकारियों को कि किस किस को क्या क्या शक्तियां हैं। और जो क्या बोलते हैं, जो कि डेपुटेशन पोस्टें होती है, वहाँ पे क्या है कि जो ऐसी होती है वहाँ पे क्या होता है कि अलग से एक एसओपी होती है, उस एसओपी के तहत उनको शक्तियाँ दी गई है सामान क्रय करने की, तो वो शक्तियाँ देखनी पड़ेगी। और दूसरा बजट प्रावधान देखना पड़ेगा। बिना बजट के आपको सामग्री नहीं लेनी है, और बिना शक्ति के, जो शक्ति जिस अधिकारी को दी गई है उस लिमिट में ही सामग्री आपको उपापन करनी है। तो ये तो था पॉइंट 3। अब पॉइंट नंबर जो 4 है साथियों, ये इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है। तो इसकी जो भाषा कही गई है, पहले मैं उस भाषा को आरटीपीपी में क्या लिखा हुआ पहले वो बताता हूँ, फिर मैं अपनी भाषा इसका रूपांतरण करके आपको बताऊंगा ताकि ये आपको समझ में आए। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। ये जैसे डेपुटेशन पे अपन जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये पॉइंट बहुत काम की चीज़ होती है। तो पहले मैं जो आरटीपीपी में कहा गया वो बताएं साथियों। आप ये देख रहे हैं कि बिंदु संख्या 4 जो है उसमें यह कहा गया है, यदि माल और संक्रमण का उपापन सरकारी कंपनी या केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा भागत केंद्रीय सरकार द्वारा और भागत एक या अधिक राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की उपधारा धारा 5 या 7 के अधीन भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन है, या स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रण या प्रबंधित से बिनहद से किया जाना है, तब उपापन से पूर्व विभागीय उच्च अधिकार समिति का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा। तो ये साथियों, ये इसकी भाषा दी गई है। अब ये कह क्या रहा है, शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ साथियों। जो बिंदु संख्या 4 है, तो इसको ये कहा गया है कि किसी सरकारी कंपनी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनियों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों या सहकारी समितियों से माल या संक्रमण, बात ये कर रहा है साथियों, ये केवल 2 ही टेंडर की बात कर रहा है, 2 ही तरीके की उपापन की बात कर रहा है। एक तो बात कर रहा है माल, इट मीन्स गुड, संक्रमण इट मीन्स वर्क्स, ठीक है। ये सर्विस की बात नहीं कर रहा है साथियों। क्या ये सर्विस की बात नहीं कर रहा है? बिंदु संख्या 4 केवल 2 की ही बात कर रहा है। जब आपको माल या संक्रमण का कोई परचेज करना हो, कोई खरीदने हो, तो कुछ विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। तो अब ये कहने का मतलब, जब कौन सी हो, ऐसी कंपनियां हो, ठीक है। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ। इसमें है कि ऐसी कंपनी हो जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 का 5 या 7 के अधीन ये क्या की गई हो, गठित की गई हो, और नियंत्रण महालेखा परीक्षक इट मीन्स के एक द्वारा नियुक्त किया गया हो। किसको? लेखा परीक्षक ऑडिट को नियुक्त किया गया हो, ऐसी कंपनियां हो उन मामलों में। और दूसरा इसमें कहा गया है, जब ऐसी कोई कंपनी या ऐसी कोई चीज़ है, सोसाइटी है, सब कुछ है, जो कि स्वामित्व एवं नियंत्रण जिसका
राज्य सरकार का नहीं हो, जब ऐसी कोई सोसाइटी है, कोई कंपनी है जिसका राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में साथियों क्या होगा, एक विशेष स्वीकृति लेनी होगी। किससे लेनी होगी, कब लेनी होगी? उपापन से पूर्व। इट मीन्स जब आप ये चीज़ उपापन कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, कोई सामान खरीदना जा रहे हैं डायरेक्ट तो उससे पूर्व क्या चीज़ चाहिए आपको? उपापन से पूर्व क्या करना होगा? अनुमोदन लेना होगा। किससे? विभाग के उच्च अधिकार समिति से। ये एक इम्पोर्टेंट है साथियों। ये एक समिति बना दी, पहले समिति नहीं थी, अब एक समिति बना दी है अभी संशोधन करके। तो इसमें क्या किया है कि विभाग की उच्च अधिकार समिति बना दी गई है। इसी से आप क्या कर सकते हैं? उपापन कर सकते हैं। अब साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी मैं इसमें ये बताता हूँ, फिर इसको थोड़ा और शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन, ये विभाग की उच्च अधिकार समिति होती है, इसमें कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो इसमें कहा गया साथियों, इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, एक सदस्य सचिव होगा। जो ये सदस्य सचिव होता है ना, इसका काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे नीचे वाला ही सारे काम करता है। ठीक है, तो इसको ही सारे काम यहाँ तक पहुँचाने हैं। तो वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मैं ये भी बताता हूँ। साथ ही इसमें अध्यक्ष जो होता है, इसमें कहा गया विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा, या प्रमुख सचिव होगा, या सचिव होगा। ध्यान रखना साथियों, जब इस प्रकार का टेंडर करना होगा तो उसके अंदर साथियों एक तो इनको आपको सदस्य बनाना होगा और वहाँ पे नोटशीट भेजनी पड़ेगी। नोटशीट से पहले क्या करना है वो सब मैं बताता हूँ। इसमें अध्यक्ष आपको पता चल ही चुका है कौन होगा। विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव होगा, प्रमुख सचिव होगा, या सचिव होगा। सदस्य कौन कौन होंगे? एक तो विभागाध्यक्ष होगा, वो सदस्य होगा। दूसरा सदस्य लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी कौन होगा? जो भी, जैसे कि कहीं पे एफ है तो एफ हो जाएगा, जहाँ पे सीनियर है वो सीनियर हो जाएगा, जहाँ पे एओ है एओ हो जाएगा, जहाँ पे मान लो डब्ल्यू फर्स्ट ही है वो डब्ल्यू फर्स्ट ही हो जाएगा, जहाँ पे डब्ल्यू सेकंड ही है वहाँ डब्ल्यू सेकंड ही हो जाएगा, जहाँ जेआरए है वो जेआरए ही वहाँ का वरिष्ठतम सदस्य हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब अकाउंट्स का एक पर्सन होना चाहिए। ठीक, एक सदस्य ये है। जब तकनीकी अधिकारी यदि अपेक्षित हो, ये साथियों ये आवश्यक नहीं है, यहाँ का अपेक्षित हो। इट मीन्स जब कोई ऐसे टेंडर, ऐसी चीज़ आप काम कर रहे हैं जहाँ टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर भी एक को सदस्य बनाना होगा और एक सदस्य सचिव होगा। इसको कहते हैं भंडार का प्रभारी अधिकारी, अर्थात सामग्री जो स्टोर का प्रभारी होता है, जो सामग्री क्रय करता है, उसका जो प्रभारी होता है वो सदस्य सचिव कहलाएगा। अब सदस्य सचिव को सब जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसमें एक नोट ये कहा गया है कि इस जो समिति है उसकी बैठक नहीं होगी। कब बैठक नहीं होगी? जब लेखा का सदस्य उपस्थित नहीं होगा, अर्थात बिना लेखा अधिकारी के ये बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। ये एक इसमें शर्त रखी गई है। ठीक है साथियों, और अब अपन बात करते हैं सदस्य सचिव को क्या क्या काम होता है, वो क्या किस चीज़ के प्रति उत्तरदायी होगा। तो साथियों, सदस्य सचिव को उत्तरदायी बनाया गया, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसको कहा गया है कि जो भी एजेंडा होगा, ठीक, उसको क्या करना होगा? एक एजेंडा बनाना होगा। इट मीन्स कार्य सूची बनानी होगी, उसको तैयार करना होगा। इट मीन्स प्रिपरेशन करनी होगी। टिप्पण, इट मीन्स नोट लिखना होगा। कार्यवट, इट मीन्स मिनट्स, जो भी मिनट्स होते हैं वो भी आपको बनाने होंगे। ये सारे काम किसके हो रहे हैं? सदस्य सचिव के। अगला क्या करेगा साथियों? ये जो राज्य सरकार के सरकारी संगठन, सरकारी कंपनी, बोर्ड, निगम, सहकारी सोसाइटियां होती है, उनसे जब आपको माल या संक्रम लेना है, और यदि ये किसकी बात कर रहे हैं? राज्य सरकार की, ये देने में समर्थ है। ठीक, राज्य सरकार की ये ऐसी एजेंसियां जो कोई सामान खरीद रहे हो, माल या संक्रम, ये देने में समर्थ है, तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं? राज्य की बाहर की संस्था से ये सामग्री ले रहे हैं, उपापन कर रहे हैं, तो उसका न्यायोचित, इट मीन्स जस्टिफिकेशन आपको लिखना होगा। सदस्य सचिव को ये बताना होगा कि आप बाहर की किसी संस्था से क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ क्यों ले रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन उसको नोट करना होगा। ठीक है, अगली जिम्मेदारी दी गई है इसको कि इनको दरों का तुलनात्मक विवरण करना होगा। इट मीन्स जो राज्य के बाहर की जो एजेंसियां उनसे और राज्य के अंदर जो है उनसे, उन दोनों के तुलना करना होगा
कि इन दोनों में रेट किसकी कम है। दरों का तुलनात्मक विवरण भी बनाना होगा। तीसरी है दरों का मदवार ब्यौरा देना होगा। आइटम वाइज डिटेल ऑफ रेट्स आपको देनी होगी। किसको देनी होगी? ये सदस्य सचिव को देनी होगी। तो इसको अपन जो ये नियम 4 है तो इसको अपन इस भाषा में बोल सकते हैं, जब कोई ऐसा उपापन जब अपन राज्य के बाहर से किसी संस्था से करवाते हैं तो करवाने से पहले अपने को क्या करना होगा साथियों? अनुमोदन लेना होगा, जिसके लिए समिति का नाम दिया गया है, विभागीय उच्च अधिकार समिति दी गई है। तो इस प्रकार साथियों ये RTPP नियम 32 है। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।